ऑडिट रिपोर्ट के जो कंटेंट किए थे उसमें सबसे पहले ये था कि भाई क्या था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, दूसरा क्या था, एड्रेसी, तीसरा क्या था, ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन की शुरुआत कैसे होती है? We have audited the accompanying financial statements of this company for the year ended। और फिर ये भी बता देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता क्या क्या है। फिर हम बताएंगे कि भाई आया कि ओपिनियन के अंदर हमने जो है ट्रू एंड फेयर व्यू देखा या नहीं देखा, उसको हम कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और उसके अलावा जो होगा वो मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई मॉडिफिकेशन आती है दो तरीके से ओपिनियन के अंदर, या तो मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी। सही जी, यानी एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा। फिर हमने कहा व्हाट्सएवर द केसेस आप बताते हैं, फिर किस बिना पे आपने ये ओपिनियन दिया उसको हम कहते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन। या तो आप उसको कहेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन, या तो आप उसको कहेंगे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा था बेसिस फॉर ओपिनियन में बताते हैं हमने ऑडिट किया था आइजा के तहत, हम इंडिपेंडेंट थे। और तीसरी चीज क्या बताई थी कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया था। ऐसा ही है। अच्छा भाई, वॉइस इशू या जानी बिल्कुल सही है, ये सबको क्लियर आ रही है आवाज? जहीर बंगी तुम्हें तो आ ही रही होगी ना इधर। चलो जी, फिर हमने कहा था कि भाई इसके बाद जब हम बेसिस फॉर ओपिनियन की बात करते हैं तो अगर मैंने ऊपर ओपिनियन को मॉडिफाई किया था तो नीचे बताऊंगा कि वो नेचर और मिस स्टेटमेंट क्या थी, यानी वो क्या मसला था जिसकी बिना पे मैंने अपने ओपिनियन को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। और फिर अगर कोई स्कोप लिमिटेशन होगी तो वो स्कोप लिमिटेशन को बयान करूंगा कि वो स्कोप लिमिटेशन क्या थी जिसके बिना पे मैं एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया। वेरी गुड। हमने कहा भाई यहाँ तक हमने समझ के उसको साइड में लगा दिया था। हेडफोन्स के बगैर बहुत स्लो है। नहीं, बिल्कुल सही है। अब तो और कितना करीब करूं, इतना ही करीब हो सकता है मेरे ख्याल से। यार आवाज आप लोगों के पार्ट में मसला होगा, ये बिल्कुल सही है, आवाज ठीक है, ठीक है। उड़ के देख, तेरे को पता लग जाएगा इधर। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से भाई। हमने फिर कहा कि बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन का हमने जिक्र किया। फिर हमने कहा था भाई एक, फिर प्लीज समझिएगा, फिर एक हमारे पास पैराग्राफ होता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव करेगी, करेगी। गोइंग कंसर्न का मतलब है करेगी, नॉन गोइंग नहीं करेगी। तो फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब मुझे शक है कि हो सकता है कि वो सर्वाइव ना, हो सकता है क्या, तभी इसको हम कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो हमें उसको उस स्पेसिफिक पैराग्राफ में बताना है जिसका नाम है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अच्छा जी, बता देता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि कंपनी अगले 12 महीने चलेगी, तो उसके नॉन करंट एसेट्स को नॉन करंट में दिखाना, करंट एसेट्स को करंट में दिखाना। गोइंग कंसर्न में चलती रहेगी कंपनी, तो क्योंकि उसके जो अगले एसेट्स हैं वो कई सालों तक चलेंगे। अच्छा, अगर यही कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न होती तो नॉन गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि इसका एक भी एसेट 1 साल से ज्यादा आगे नहीं जाएगा, तो सारे के सारे एसेट किस में दिखेंगे फिर, करंट एसेट्स में, तो वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दी थी, मैंने कहा कि 30 जून पे आपने ओपिनियन दे दिया या 31 दिसंबर पे आपने ओपिनियन दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बट मैंने आपको बताया था कि एक ही कस्टमर था, उसके जाने का खर्चा है, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू नहीं कर रहा, बातचीत चल रही है। तो अब एक अनसर्टेनिटी है कि हो सकता है कि वो कस्टमर भाग जाए, और कस्टमर भाग गया तो कंपनी के ऑपरेशन चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी बात है जब कुछ पैसा आएगा ही नहीं तो मैनेजमेंट को दूंगा क्या, तो कंपनी के हालात क्या हो जाएंगे, नासाज हो जाएंगे। और जब कंपनी के हालात नासाज होंगे तो कंपनी अगले 12 महीने में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्या ये श्योरिटी है या अनसर्टेनिटी है? तो उस मटेरियल अनसर्टेनिटी को वहां पर बयान करना है। सही है जी, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर अगर आपको ऐसी कोई चीज पता लगती है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखो मैं अभी ये हरगिज नहीं कह रहा कि कंपनी बंद हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। चलें जी, हमने ये सीख लिया। फिर हमने कहा था एक मैटर आता है एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ। अदर देन गोइंग कंसर्न कोई इशू अगर आप एम्फेसाइज कराना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो, डिस्क्लोज हो, और आपको लगता है वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, फंडामेंटल है, बट शर्त यह है कि उस मसले की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई ना हो, और दूसरी शर्त यह कि वो की ऑडिट मैटर ना हो। यानी की ऑडिट मैटर इससे बड़ा मसला
अगर इससे बड़ा मसला आप की ऑडिट मैटर में बता चुके हैं तो वापस यहाँ पे बताएंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो वो इसलिए कहता है कि जो मसला की ऑडिट मैटर के टाइम पे आप बता चुके हैं उसको वहां पे ही बताना, यहाँ पे बताने की नीड नहीं है जी। एफएस में डिस्क्लोज हुआ मतलब एफएस में लिखा हुआ हो। किसी चीज को एम्फेसाइज कैसे कराएगा, मैं बोलूंगा ये बैठा हुआ है तो तू बैठा हुआ है तो तेरी तरफ इशारा किया ना, तू होगा ही नहीं तो क्या बोलूंगा कौन बैठा हुआ है। बात समझ आई। एफएस में डिस्क्लोज होने का मतलब है कि एफएस में वो लिखा हुआ। क्लियर है? ओके जी। मटीरियल अनसर्टेनिटी में भी ओपिनियन अनमॉडिफाइड, नहीं 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 भाई, अब मटीरियल अनसर्टेनिटी में क्या ओपिनियन मॉडिफाई होगा या अनमॉडिफाइड? मटीरियल अनसर्टेनिटी अलग चीज है। अच्छा अगर मुझे चलो एक बात बताओ, एक मिस स्टेटमेंट हो और वो बोले मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी में बताना चाहता हूँ, नहीं, उसका बेसिस फॉर ओपिनियन में आएगा ना, जो चीज जहां आनी चाहिए वहीं पे रिपोर्ट होनी चाहिए। क्लियर है? सही है नेहा? देखिए मटीरियल अनसर्टेनिटी जो चीज जहां आनी चाहिए वो वही है ना, तो मटीरियल अनसर्टेनिटी से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा जी। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पूरी इंग्लिश के मतलब समझ लो ना। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का मतलब है कि अनसर्टेनिटी है रिलेटिंग टू किस चीज के? गोइंग कंसर्न के, कि अभी तो 12 महीने चल रही है बट मुझे शक है अनसर्टेनिटी है कि ना चले, नॉन गोइंग कंसर्न के चांसेस हैं। ये है बस। सही है जी। सर अगर किसी और वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हुआ हो तो किसी दूसरे मैटर की वजह से यूएम आ सकता है? यस भाई, वो कह रहा है किसी एक वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, उसके अलावा कुछ एम्फेसाइज करवाना हो तो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। हम बोलते हैं एक तो ये मसला है, दूसरा ये मसला तो नहीं है पर हम चाहते हैं कि देख लो। क्लियर है? अब्दुल कादिर अच्छा सवाल था। चलिए जी, एम्फेसिस ऑफ मैटर हो गया। सर एम्फेसिस ऑफ मैटर के बाद देखें क्या आ रहा है, की ऑडिट मैटर। वही की ऑडिट मैटर आ रहा है इधर। अच्छा भाई प्लीज समझिएगा, की ऑडिट मैटर का अलग से एक चैप्टर है, वो हम करेंगे भी। पर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि की ऑडिट मैटर दिया जाता है लिस्टेड कंपनीज में। इसके ऊपर ऐसे लिख दो या कहीं लिखा हुआ होगा समरी में, सिर्फ किस कंपनीज में दिया जाता है? लिस्टेड कंपनीज में। अच्छा अब ये क्यों सिर्फ लिस्टेड कंपनी में दिया जाता है ये भी मैं बताऊंगा जब ये वाला चैप्टर कराऊंगा, पर हमें हाँ ये रिपोर्ट में आता है तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा वो चीज याद है कि बल्कि एक मिनट ये जरा इसका सवाल भी दे सर, कैन गोइंग कंसर्न assumption be provided in both EOM and material uncertainty related to going concern in any case? दोनों जगह कैसे भाई, मुझे एक बात बताओ, सुनो सब आप मेरी बात समझे। मैं कह रहा हूं कि भाई एक गोइंग कंसर्न का मसला है, अनसर्टेनिटी है, मैंने जब मटेरियल अनसर्टेनिटी के पैराग्राफ में बता दिया तो क्या ईओएम में उसको वापस बताऊंगा? वरना कितनी बार रिपीट होगा वो। और आपको अपनी रिपोर्ट को कंसाइज रखना है, तो एक ही चीज 2 बार बताओगे तो वो शेयर होल्डर भी बोलेगा कि बावले ऊपर जो बताया तो भाई यही चिपका देता है, जब उसका अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे बताने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। चलें जी आगे। की ऑडिट मैटर मैंने बता दिया कि टू बी कवर्ड इन सेपरेट चैप्टर, किस कंपनी में दिया जाता है सिर्फ? अच्छा पर अभी सिर्फ इतना तुम्हें पता होना चाहिए अभी तक के लिए, की ऑडिट मैटर सिर्फ लिस्टेड कंपनी में जाता है, और अगर एक मैटर की ऑडिट मैटर है तो वो एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं हो सकता। ये बात नहीं आई समझ? अगर एक मैटर की ऑडिट मैटर में आ चुका है तो वो एम्फेसिस ऑफ मैटर में, रीजन क्योंकि वो यहाँ बताया जाएगा फिर वो वहां पे नहीं बताया जाएगा, बस ये बात याद रखिएगा। अच्छा भाई सो तो अगर सर प्राइवेट कंपनी में की ऑडिट मैटर होगा और रिपोर्ट करना चाहेगा तो वो एम्फेसिस में करेगा, डेफिनेटली यस। भाई एक बात समझें, इधर सुनो सब, एक है बहुत हैवी मसला, गोइंग कंसर्न का नहीं, हैवी मसला है, लिस्टेड कंपनी है, कहाँ बताऊंगा? की ऑडिट मैटर। मैं कह रहा हूँ कि एक मसला है, मैं चाहता हूँ शेयर होल्डर को पता हो एम्फेसिस में। बात क्लियर है? इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट। अभी हम डिटेल में जब ये चैप्टर देखेंगे ना तब खुद ही क्लैरिटी आएगी कब कौन सी चीज कहाँ बतानी है। क्लियर है? पर अभी तक के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। चलें जी। अच्छा भाई अदर इंफॉर्मेशन, बात समझिएगा इधर प्लीज, फोकस इधर। ऑल्दो ये अदर इंफॉर्मेशन तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है बट तुम्हारी रिपोर्ट की कंटेंट्स का पार्ट है, तो बताना बनता है। मैंने आपको कल क्या ये डायरेक्टर रिपोर्ट वाली एग्जांपल दी थी? मैंने आपको ये कहा था कि भाई आपकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है
आपकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमारी कंपनी के एफएस भी होते हैं और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी होती है, और अदर इंफॉर्मेशन की एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट। यानी जो रिपोर्ट जाती है ना शेयर होल्डर को, उसमें डायरेक्टर की अपनी कमेंट्री भी होती है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी होते हैं। आपने ओपिनियन किस पे दिया होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे अपना ओपिनियन। तो फिर ऑडिटर की ये जिम्मेदारी लगाई गई, सुनिएगा, ऑडिटर की ये जिम्मेदारी लगाई गई कि आपने एक काम करना, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि कंटेंट्स में तो पता होना चाहिए। ऑडिटर की जिम्मेदारी लगाई गई कि ऑडिटर सिर्फ एक काम करेगा कि अपने एफएस की चीजों को कंपेयर करेगा, किससे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट से, टू चेक वेदर कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, टू चेक वेदर कोई, अच्छा क्या मैं इस पे ओपिनियन दे रहा हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हुई तो मैं इस अदर इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में सिर्फ उसको बता दूंगा। ये जो अदर इंफॉर्मेशन है इसकी लफाजी कुछ यूं होती है, ये जो अदर इंफॉर्मेशन है इस पे मैंने कोई ओपिनियन नहीं दिया, हमने सिर्फ इसको कंपेयर किया है, उसमें कोई हमें इनकंसिस्टेंसी नहीं मिली। पर ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये फाइनल की चीज है। बस ये अदर इंफॉर्मेशन का पैरा मैंने इसलिए बता दिया, यहाँ पे जो हमारे ऑडिटर्स हैं वो शेयर होल्डर को सिर्फ ये बताते हैं जो इसके साथ फाइनेंशियल्स के साथ जो अदर इंफॉर्मेशन लगी हुई है उसको मैंने ऑडिट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको कंपेयर किया, उसमें मुझे कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं मिली। ये चीज फाइनल की वो वहीं देखिएगा, पर मैंने आपको बता दी ये पैराग्राफ किस काम आता है। क्लियर है? अच्छा, कोई तुमसे पूछे कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन का पैरा क्यों होता है, कोई तुमसे पूछे कि ऑडिटर की रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन का पैरा क्यों होता है, ताकि कोई जो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स के साथ अदर इंफॉर्मेशन चिपका के लोगों को देती है, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन गैप खत्म करने के लिए। अच्छा देखो, एक्सपेक्टेशन गैप खत्म करने की मल्टीपल चीजें हैं। ऊपर मैंने बताया था कि मैंने किस किस चीज को ऑडिट किया है, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि अदर इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, फिर एक सवाल पूछा बच्चे ने कि सर अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो उसका मैं चलो तुम्हें फाइनल की चीज बता ही देता हूँ, याद नहीं करनी है। इनकंसिस्टेंसी अगर आती है ना तो फिर ऑडिटर को कहते हैं आप दिमाग खुला रखें, क्या एफएस में गलती है या इन्फॉर्मेशन में गलती है। नहीं, ये बात समझते ऑडिटर क्या, ऑडिटर को हुक्म क्या दिया गया, आप देखें क्या एफएस में गलती है, क्योंकि हो सकता है बाज़ औक़ात डायरेक्टर ने चीज सही बताई हो, आपको गलत पता हो, तो आप उसको फिर एफएस में क्या करना, सही करना। अगर एफएस में सही नहीं होता तो वो मिस स्टेटमेंट है, तो अपनी रिपोर्ट को क्या कर देना, मॉडिफाई कर देना। वो सारी चीजें वो वापस से, मैंने कहा मैंने एफएस का ऑडिट किया है, उसके साथ अदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स की रिपोर्ट पब्लिश होती है। अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ इसलिए डाला गया ताकि एक एक्सपेक्टेशन गैप को खत्म किया जाए और ये बताया जाए कि हमने जो ऑडिट किया है वो सिर्फ किस पे किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा, जब हमने ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किया है तो ऐसी बात है, अदर इंफॉर्मेशन में अगर कोई मसला है तो ऐसा नहीं हो कि लोग समझे उस पर भी हमारा ओपिनियन है, तो पहले तो ये पैराग्राफ डाल दिया। एक बच्चे का सवाल आएगा सर व्हाट इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, तो अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, इनकंसिस्टेंसी है मसला नहीं है, फिर आपको हुक्म है कि आप पहली चीज क्या देखें कि गलती आपके पार्ट पे या डायरेक्टर्स के पार्ट पे। अगर आपके पार्ट पे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करवा लें, सही करवा लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं करता तो फिर सीधी सी बात है क्या मसला हो जाएगा, ओपिनियन का, ओपिनियन आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाई। वो चीजें वापस से चलने लगेगी क्योंकि एफएस में मसला निकल आया है। अच्छा, एफएस सही है, कोई मसला नहीं है, डायरेक्टर्स के रिपोर्ट का मसला है, तो आप डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि अपनी रिपोर्ट को क्या करो, सही करो। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो यहाँ पे बता देना कि वो अदर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी है, तो आप ये नहीं समझना कि हमने उसको ऑडिट किया है। इससे एक एक्सपेक्टेशन गैप भी खत्म हो गया और आपने जो अदर इंफॉर्मेशन का भंड था वो भी बता दिया, और आपने ये भी लिख देना है इस पे कि मैंने इसको ऑडिट, मैंने इसे कंपेयर किया था, इसमें डिफरेंस देखा तो मैंने आपको बता दिया। बात क्लियर है भाई? ऑनलाइन मतलब क्लियर है, पूरी कहानी सुना दी तुम्हें जो होता है। पहले नहीं पढ़नी पड़ेगी, आखिर में। चलो तुम्हें एक और चीज सिखाता हूँ, चलो फाइनल की, इधर सुनो। जब आप प्लीज समझना, आप रिपोर्ट साइन करने से पहले एक शर्त रखते हैं किससे, डायरेक्टर से, कि मैं रिपोर्ट तब साइन करूंगा, प्लीज सुनिएगा,
आप रिपोर्ट तब पब्लिश कर सकते हैं, मैं तब साइन करूंगा जब आप पहले मुझे वो अदर इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए दे देंगे। जरा बात समझिए कैसे कह रहा हूं मैं जब ऑडिट कर लेता हूँ ना, तो मैं सामने वाले को कहता हूँ कि भाई ये चीजें पूरी करो, मैं रिपोर्ट साइन कर दूंगा। तो उसमें एक चीज क्या होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मैं मैनेजमेंट से कहता हूँ आप पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट मुझे भेजें पब्लिश करने से पहले। अच्छा, पब्लिश करने के बाद क्यों नहीं ले रहा? तो फायदा ही नहीं है, मैं अदर इन्फॉर्मेशन में कैसे बताऊंगा? तो आप करते ही हैं कि पब्लिश करने से पहले मैनेजमेंट को कहते हैं कि भाई आप जरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट मुझे भेजें जो इसके साथ पब्लिश होगी। फिर उसके अंदर ऑडिटर लेट से उसने जीपी रेशियो निकाला हुआ है 10% का, आप निकालें आपका भी कितना आना चाहिए। इसको हम कहते हैं कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। वो कहता है सेल्स इंक्रीज हुई है तो आप भी सेल इंक्रीज निकाल के देख लें, आपने वैसे भी रेशियो एनालिसिस किए हुए होते हैं रिस्क असेसमेंट करते वक्त। तो मुझे बताओ आपकी चीजें उसकी चीजें क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं कर रही तो दिस मीन्स के देयर इज इनकंसिस्टेंसी। या तो मसला आपके पार्ट पे होगा या तो मसला उसके पार्ट पे होगा। आपके पार्ट पे होगा, सही करवाना, एफएस सही नहीं करता तो ओपिनियन को मॉडिफाई कर देना, तब भी आपकी गेम है। अगर उसका मसला है तो उससे रिक्वेस्ट करना, नहीं मानता तो एक ही चीज है, आप बोलोगे एफएस तो सही है, वो इनकंसिस्टेंट है तो उस पर रिलाय नहीं करना, इस पे रिलाय करना। तो टेक्निकली शेयर होल्डर को एक बेनिफिट दे दिया कि अदर इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कि कंपेरेबिलिटी का मसला ना आए। क्लियर है भाई? और तो क्लियर है भाई, जल्दी बता दो। अच्छा, मुजम्मिल खान कह रहे हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन का पहला कंपलसरी है कंटिंजेंट, आप बताएं। कंपलसरी है तो चलो ये भी बता देता हूँ लॉ के हिसाब से, और क्या सीखोगे। पब्लिक कंपनीज के लिए लाजमी है कि वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे। पब्लिक कंपनीज के लिए लाजमी है कि वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे, प्राइवेट कंपनीज के लिए लाजमी। तो टेक्निकली अदर इन्फॉर्मेशन का पहला कौन सी कंपनीज में जा रहा होगा, पब्लिक कंपनीज में। चलो ये भी सिखा दिया, सही है, बात क्लियर है। ओके जी भाई, क्लियर हो गई जानी? ओके जी, आगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ही डिस्कस करते हैं, ऐसे ही डिस्कस करते हैं। हम ये कहते हैं, हम यहाँ पे लिख के देंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी एफएस बनाना, सही है। अच्छा, क्या मैं ये कहूंगा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी मुझे हर एक इंफॉर्मेशन देना, या वो दे चुकी होगी? चलें जी देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग, ये फिर एक्सपेक्टेशन गैप को क्लियर किया जा रहा है कि ये जिसको मैंने ऑडिट करके रिपोर्ट दे रहा हूँ ना, इसको बनाया किसने? मैनेजमेंट में, सही है। अच्छा, अब्दुल कादिर कह रहे हैं मीन प्राइवेट कंपनी में अदर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जानी नहीं आएगी ना, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन कोई होगी ही नहीं। Management is responsible for maintaining such internal control as management determine necessary to enable the preparation of FS that are free from material misstatement or error। हमने बता दिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी एफएस बनाना और वो इंटरनल कंट्रोल लगाना जो कि मैनेजमेंट समझती है लाजमी था कि मेरी मिस स्टेटमेंट को वो डिटेक्ट करके सही कर दे, उसमें कोई मसला ना हो। और आखिरी चीज, यार ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है असेस करना कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि कंपनी कौन चला रहा है। कल को मुझे एक बात बताओ, हो सकता है तुम्हें रिस्क असेसमेंट के वक्त कोई ऐसी चीज नहीं दिखे जो गोइंग कंसर्न का मसला दिखा रही हो। रिस्क असेसमेंट के वक्त तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं दिखे, कोई ऐसा मसला दिखा रही हो, बाद में पता लगा कि वो मसला था, तो भाई मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बल्ली कैसे ट्रांसफर करोगे? इसमें लिख के कि भाई जो गोइंग कंसर्न की जिम्मेदारी है असेस करने की, वो किसकी है? मैनेजमेंट की है। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या उसकी असेसमेंट सही है या नहीं। दो अलग अलग बातें, अगर बात समझें। भाई मैं कह रहा हूं, प्लीज समझना, मैं कह ये रहा हूं तो तुम पे रख के बताता हूँ। जैसे ये हमारा मोदी वाला भाई है, अपने करियर की इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी अपनी है। मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग अ उस्ताद, मैं मैक्सिमम असेस कर सकता हूँ कि क्या इसकी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है, या इसकी असेसमेंट सही है या नहीं है। यानी ये कह रहा है कि भाई सर एकदम वीआईपी तैयारी चल रही है, सब एकदम वीआईपी, ये वीआईपी तो कर रहा है, तैयारी पीछे कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या इसकी असेसमेंट सही है, गलत है? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना तो इसकी अपनी जिम्मेदारी है,
पर बीइंग एन ऑडिटर मुझे क्या असेस करना है, क्या इसकी असेसमेंट सही है या नहीं है। तो बीइंग एन ऑडिटर मेरी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि मैनेजमेंट की असेसमेंट को चेक करना कि उसकी असेसमेंट सही है या नहीं है। क्योंकि देखो ना, मुझे क्या पता मैनेजमेंट के प्लान्स क्या हैं, मुझे क्या पता कंपनी के अंदर इतना डिटेल में क्या चल रहा है। वो सारी चीजें मैनेजमेंट को खुद पता होती हैं, तो वो बेहतर समझती है कि उसको क्या सोचना है, कंपनी चलानी है या बंद करनी है। मुझे बीइंग एन ऑडिटर सिर्फ ये देखना है कि वो अगर कह रही है कि 12 महीने चल पाएंगे, तो क्या हमारी नॉलेज में ऐसी कोई चीज आई जो कि ये साबित कर रही हो कि 12 महीने नहीं चल पाएंगे। तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब क्या ये बात समझ आई कि देखो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी असेस करना कि भाई हम अगले 12 महीने या 6 साल 10 साल चल सकते हैं। बीइंग एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी क्या है कि क्या उसकी असेसमेंट सही है या नहीं है। और मुझे ये ऐसे पता लगता है कि उसकी असेसमेंट सही है या नहीं है जब मैं रिस्क असेस कर रहा होता हूँ। तो रिस्क असेसमेंट के वक्त मुझे कुछ चीजें पता लगती हैं जो कि रिस्क क्रिएट कर रही होती है किसका, गोइंग कंसर्न का। एग्जाम्पल, मैंने ये कहा कि भाई मैंने जब कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ले रहा था तो मैंने देखा कंपनी की बैलेंस शीट में सिग्निफिकेंट लोन आया है, और सिग्निफिकेंट लोन आया है और डेट कोवेनेंट्स बहुत सारे हैं और बड़े स्ट्रिक्ट डेट कोवेनेंट्स हैं। तो अगर वो ब्रीच हो गए तो क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क अराइज होता है। मैं कह रहा हूँ रिस्क अराइज होता है, हो सकता है कि ब्रीच ना हुए हो। बात क्लियर है। तो ये ऑल आर द फैक्टर्स जो हमें पता होने चाहिए। चलें जी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद हमने बता दी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा भाई, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारा मकसद था क्या ऑब्टेन करना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, एब्सोल्यूट नहीं, हम रिपोर्ट में बता रहे हैं। ओके जी, हमने कहा कि भाई दूसरा मकसद था डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज, ये तुम लोगों ने डेफिनेशन सीखी होगी, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट, वेरी गुड। चलिए जी, देखो वो बोल रहा है कि रिपोर्ट के अंदर ये अपने शेयर होल्डर को बताओ कि आपका मकसद था रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना, और रीजनेबल एश्योरेंस को मतलब बता देना कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय रीजनेबल एश्योरेंस। चलें जी, फिर हमने कहा सर इसके बाद आप उसको बताएं कि मटीरियलिटी क्या होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात है, तो समझना है इसको। एग्जाम्पल देनी है कि भाई आपको उसको बताना है कि मटीरियलिटी क्या होती है। एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ समझें। आप ऊपर जरा नोट करें, अगर आपके पास बुक है तो उसमें लिखा हुआ होगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझिएगा, ऑडिटर क्या कहता है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा कि फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट हो या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वापस से फिर रिपीट कर रहा हूँ, फोकस करें। मैं क्यों इसको रिपोर्ट में बता रहा हूँ, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझे तो ये भी बात समझ आ जाएगी, दिमाग में फिक्स हो जाएगी। हुआ ही है, एजीएम में बैठे हुए थे, सही है जी, और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक शेयर होल्डर ने कहा कि भाई इन यहाँ से मुझे याद है कि एक 10,000 रुपए की चोरी हुई थी, एक 10,000 रुपए की चोरी हुई थी, मुझे लोगों ने बताई ऑडिटर तुमने क्यों नहीं पकड़ी। अच्छा, एजीएम में ऑडिटर भी बैठा हुआ है, मतलब बोर्ड कमेटी में, ऑडिट कमेटी में ऑडिटर भी बैठा हुआ है भाई, क्योंकि ऐसी बात है उसकी प्रेजेंस होना लाजमी है, वो एक्सप्लेन करता है, उससे लोग पूछते हैं। मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर के सामने वहां पे ऑडिटर जलील हो रहा है भाई, फिर ऑडिटर को कैसे बताएं उसको हम कि हम 10,000 रुपए की चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम काम करते हैं मटीरियल चीजों पे। तो फिर उसको यही बताएंगे कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मटीरियल। अच्छा, फिर मैं उसको बताऊंगा मेरी नजर में हर वो चीज मटेरियल होती है जो कि इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को क्या करे, इम्पैक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे। लेट्स से यूजुअली तुम्हें सबने भी बताया होगा कि अगर मेरे प्रॉफिट में 5% ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे चुभेगा। वेरी गुड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं उसको बताऊंगा कि भाई मटीरियलिटी होती क्या है, मटीरियलिटी हर वो चीज है जो मेरे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। अच्छा भाई, फिर हम उसको इसी रिपोर्ट के अंदर बताएंगे कि हमने जो ऑडिट किया है उसमें हमने एक प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज किया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग सब, जब मैंने तुम्हें रिस्क असेसमेंट सिखाई, जो मेरे साथ रेगुलर में थे उनको तो बहुत डिटेल में सिखाई, जो रिफ्रेशर में वो सीखेंगे और कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होंगे। मुझे एक बात बताओ, जब मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा होता हूँ तो मैं क्या एक्यूरेट बात कर रहा होता हूँ, जजमेंट होती है, जजमेंट होती है, मेरी जजमेंट होती है कि यहाँ ये मसला हो सकता है, हो सकता है कि मैं कुछ रिस्क असेस करने से रह जाऊं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जजमेंट।
तो क्या हो सकता है कि आपकी जजमेंट गलत डायरेक्शन में चली जाए? यस। तो आप यहाँ पे बताएंगे उसको कि भाई ऑडिटर जो है एक्सरसाइज करता है प्रोफेशनल जजमेंट पूरे ऑडिट के अंदर। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि बिल्कुल सही हुआ है, ये सारा काम किस पे हुआ है? जजमेंट पे हुआ है। अच्छा भाई, फिर आखिरी इसके बाद चीज, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था कि मैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करने के लिए, ना कि उस पर ओपिनियन देने के लिए। ऐसा नहीं समझना कि मैं इंटरनल कंट्रोल को जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि मैं उस पर ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ अलबत्ता जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज होती हैं वो मैनेजमेंट को बताता लाजमी हो। याद है हमने सवाल किए थे, डेफिशिएंसीज निकाली थी, फिर उसके रिस्क भी बताए थे कि उस डेफिशिएंसी से इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो मुझे अब एक बात बताएं, ये सारी चीजें आज मैं आखिरी रिपोर्ट देते वक्त शेयर होल्डर को बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि ये याद हो जाए। सबसे पहली चीज क्या बताइए? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू ऑब्टेन, पहली चीज साइड में लगा दी। दूसरा के रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है, चलो साथ साथ याद हो जाए। पहली चीज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। दूसरा रीजनेबल एश्योरेंस होती, फिर बता दो मटीरियलिटी क्या होती है। तीसरा, चौथा प्रोफेशनल जजमेंट इज द कम। पांचवा, मैं इंटरनल कंट्रोल समझता हूं इसलिए कि ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन कर सकूं, रिस्क असेस कर सकूं, ना कि उस पर ओपिनियन दूं। आगे सुने, कंक्लूड ऑन द मैनेजमेंट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यार ये वाली बात नहीं समझ आई। इससे पहले भी जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आप लोगों ने सोच लेना ऑनलाइन वालों। इससे पहले जो स्लाइड थी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, वहां पे तो गोइंग कंसर्न था। ये चीज बिल्कुल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि गोइंग कंसर्न को असेस करना कि क्या हम चल पाएंगे या नहीं पाएंगे। ऑडिटर कह रहा है कि मैं कंक्लूड करूंगा कि क्या उसकी असेसमेंट सही है। अच्छा, अगर तुमसे कोई मैनेजमेंट का बंदा आके कहे, प्लीज सुनना ये बात, ये बड़ी अहम बात है, ये सवाल आ सकता है इस पे। तुमसे मैनेजमेंट का बंदा आके कहे, मतलब तुम्हें सवाल दे दे, मैनेजमेंट इज रिक्वेस्टिंग यू टू मेक गोइंग कंसर्न असेसमेंट, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? नो क्या मतलब? नो लिख के भंगी आगे मतलब वो खुद कर ले। अच्छा आगे। अच्छा वैसे ही अगर ऐसी बातों बातों में पूछ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश पे लिख के दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, एक सवाल आ गया 5 नंबर का, 4 नंबर का आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बोलेगा ये सिंपल सही है। ओके, फिर वो क्या हो गया भाई? ये होता है गांव देहात वाले। अच्छा चलो, हम कहेंगे नहीं, संधि में नहीं लिखना हमें, प्लीज सब बच्चे मेरी बात सुनो ना, सवाल सुनो मेरा। सवाल ये है, एक क्वेश्चन आ गया सवाल में, मैनेजमेंट इज आस्किंग यू, यू आर द ऑडिटर ऑफ XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिमिटेड, सही है? मैनेजमेंट इज आस्किंग यू टू मेक गोइंग कंसर्न असेसमेंट, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? प्लीज लिख के बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ बस जल्दी। पहले लिखेगा, ऐसे तेरी इंग्लिश वैसे ही सही नहीं है, जल्दी लिख, निकाल ले कॉपी प्लीज, जल्दी। क्वेश्चन लिखाऊं, क्वेश्चन बताऊं? यू आर द ऑडिटर ऑफ XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ चलो मैं वापस से बता देता हूँ। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सही है? एंड मैनेजमेंट ऑफ ABC कंपनी, वन ऑफ योर क्लाइंट, मैनेजमेंट ऑफ ABC कंपनी, वन ऑफ योर क्लाइंट has asked you to perform going concern assessment, what would be your response? मतलब तुम देखो, तुम समझो प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हुए हो, सुनो मेरी बात, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हो, मैनेजमेंट तुम्हें कह रही है तुम्हें गोइंग कंसर्न असेसमेंट तो करके दो, तो इसके ऊपर तुम्हारा पहले उर्दू में क्या जवाब होता वो अपने तक रखना, फिर उसको इंग्लिश में लिख के मुझे बताना। कोई मसला नहीं है, गलत हम सुन लेंगे, मसला नहीं है, वो तो सह लेंगे, बट ये कि सही करके बताओ एप्रोप्रिएट। वेरी गुड यार अब्दुल कादिर।
सुना? अगर तूने ये लिखा ना अकॉर्डिंग टू आइजर 700, ये आइजर 700 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 570 की रिक्वायरमेंट है, खाली उसका यहाँ पे तस्करा है। चलो खैर है, अभी इसको सही करते, देखो ये ड्राफ्टिंग में भंड नहीं मारना आपने। यहाँ अकॉर्डिंग टू आइजर 700 नहीं, अकॉर्डिंग टू आइजर 700 नहीं दादा, ये बात गलत है। ये जो गोइंग कंसर्न का आइजर है वो 570 है। अकॉर्डिंग टू आइजर क्यों इतनी मोहब्बत है आइजर से? अकॉर्डिंग टू आइजर नहीं, अकॉर्डिंग टू आइजर नहीं। अरे यार अकॉर्डिंग टू, फिर मैं कह रहा हूँ मेरी जान, देखो तुम सुनो मेरी बात, तुमसे मैनेजमेंट का बंदा कह रहा है या सीएफओ कह रहा है भाई गोइंग कंसर्न असेसमेंट करके दे दो, तुम्हें उसको धनंजय जवाब देना, तुम क्या हाथ मान के अकॉर्डिंग टू आएगा 700, तुम ये सोचो कि प्रैक्टिकल लाइफ में जवाब दे रहे हो, तुम्हें ऑडिट इस तरीके से करना है, मैं तभी तुम्हें न्यू सिनेरियोस करवा रहा हूँ ना। वापस से एक मौका देते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ ये अच्छा एक एक करके रीड कर रहा हूँ, एक मिनट, इसने लिख लिया? अच्छा रुक जा एक मिनट, यहाँ पे एज पर आइजर 570 इन्होंने लिख दिया, चलो। अच्छा रजा अली का रीड कर लेता हूं मैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन वेदर एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। बेहतरीन। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब मैं सामने बैठा हूँ किसी की, मैं बोलूंगा भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गोइंग कंसर्न के तौर पे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, उसकी असेसमेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आपकी है। और आगे लिखते हैं it is not the responsibility of the auditor, however auditor is only responsible to assess the reasonableness of the assumptions made by the management। यानी वो कह रहा है कि भाई ऑडिटर सिर्फ इस हद तक जिम्मेदार है कि वो रीजनेबलनेस को चेक करेगा कि क्या उसकी असेसमेंट रीजनेबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बात क्लियर है? देखो सिंपल इसका आंसर यही था कि the primary responsibility of making going concern assessment is of the management। ऐसा ही है? अच्छा भाई, however auditor is only responsible for assessing that whether the assessment is appropriate or not। या यूं भी लिख सकते हैं the auditor is only responsible for assessing the reasonableness of the assumptions made by the management। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी असेसमेंट रीजनेबल है या नहीं है। हमें ऑल टुगेदर ये नहीं करके देना कि असेस करके। देखो लॉजिकल सी बात है, तुम क्या कंपनी के मालिक हो, क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर से कोई ताल्लुक है, या तुम्हें कोई एग्रीमेंट्स के बारे में पता है? नहीं पता। तो जब तुम्हें नहीं पता तो तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर सको। करेगी कौन? तुम्हें कुछ पता लग गया तो पता लग गया, और तुम्हें खाली असेस करना है कि क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। दैट्स इट। वेरी गुड यार, तकरीबन सबने लिखा सही। तो आज के बाद जानी हम हुज़ैफा ये नहीं लिखेंगे, आइज़र का रेफरेंस देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ कि यार ये बिला वजह की बल्ली है, गलत हो गया मार्क्स कटेंगे बिला वजह। तो इसलिए आप सिंपल बात करें जो हमें पता है। क्लियर है? चले जी, कंक्लूड करेगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट अजम्पशन। आगे ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर्स। बात समझिएगा, बोले रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर्स, यानी सिर्फ मैं दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस को इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी नहीं बताता, कुछ और लॉ की नॉन कंप्लायंस हो या XYZ फ्रॉड पकड़ा जाए या कुछ भी हो, वो भी किसको बताता हूँ? दोस्त चार्ज। यानी हर वो मसला, ये मेरी बात याद रखना, आगे पूछनी है मैंने, हर वो मसला जो सिग्निफिकेंट नेचर का होगा वो मैं किसको बताऊंगा? दोस्त चार्ज गवर्नेंस को, ताकि वो अप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट के ऊपर क्या लें? एक्शन लें। आगे सुने, communication with the those charged with governance regarding among other matters, बोला among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चेक की और वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिग्निफिकेंटली गलत थी, पर मैनेजमेंट ने उसको सही कर लिया, मैनेजमेंट ने उसको, पर मैंने ऊपर ये बता दिया कि भाई अगर मैं नहीं होता तो ये मसला हो जाता। तो आप खुद ही ऐसे इंटरनल कंट्रोल लगा लेंगे डेप्रिसिएशन क्या हो, सही कैलकुलेट हो। आगे, इंक्लूडिंग एनी significant deficiencies in internal control that we identify during our audit।
मैंने देखो इसको ये बताया रिपोर्ट के अंदर, सुनना ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसके मैं सारे बेसिस बताता हूँ तुम्हें। मैं ये रिपोर्ट में अपनी जिम्मेदारी में क्यों लिख के दे रहा हूँ, प्लीज समझिएगा। मैं रिपोर्ट में अपनी जिम्मेदारी में इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि शेयर होल्डर अगर मुझसे पूछे क्या कोई और मसले थे, आपने बोला ओपिनियन तो सही है, हमने क्या बोला ओपिनियन तो सही है, हमने तो भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया ना हम यूएम दे रहे हैं ना मटेरियल अनसर्टेनिटी दे रहे हैं। तो अगर शेयर होल्डर को ये जानना है कि ऐसे कोई मसले जो ऑडिट के दौरान दरपेश आए हों तो वो हमने किसको बताए होंगे। तो हम यहाँ पे लिख के दे दें कि अगर आपको जानना है तो आप किससे पूछें, दोस्त शामिल में हम उसको ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं और वो हम लेटर के फॉर्म में करते हैं। वो लेटर हम किसको थमा देंगे, शेयर होल्डर को। अब हम ये बता देंगे कि इसका इस कम्युनिकेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारी रिपोर्ट क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। हम सिर्फ यहाँ पे आपको तस्करा कर रहे हैं कि हाँ हम उनको बताते हैं। सही है जी, आगे एक स्टेटमेंट देंगे that the auditor has complied with the relevant ethical requirements regarding the independence including all relationship and other matters that may impair independence। देखो इंडिपेंडेंस की बातें तीन हो गई, एक हेडिंग में हो गई और एक हमने ओपिनियन में बताया था, नहीं आई बात समझ, बेसिस फॉर ओपिनियन में, सॉरी बेसिस फॉर ओपिनियन में बताया था कि हमने कंप्लाई किया था कोड ऑफ एथिक्स से, वी वर इंडिपेंडेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स। आई गेट कोड ऑफ एथिक्स ऐसा ही है। या तीसरी जगह बता रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी थी कि हम क्या रहे, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के लिए क्यों बोलना रहना चाहिए, क्योंकि हमारी रिपोर्ट की वैल्यू हो जाए। अगर इफ आई एम नॉट इंडिपेंडेंट तो आई थिंक कि मेरी रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है बात। आखिर में ये मैं रीड कर देता हूं, communication of key audit matters that were of the most significant in audit of financial statements। अच्छा मैं खाली रीड कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेट करूंगा मैं कौन से मैटर्स, की ऑडिट मैटर। बट मैं अगर आपसे ये बात पूछूं ये वाली जिम्मेदारी मैं कब बताऊंगा, वेरी गुड, ये वाली जिम्मेदारी मैं कब बताऊंगा, लिस्टेड कंपनी में। अच्छा एक सवाल आ जाए तुम्हारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तुम लोग बताओगे ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ listed company and unlisted company? Key audit matter और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ के अंदर सब पैरा में ये बताना कि मैं जिम्मेदार था, मैं क्या दूंगा, की ऑडिट मैटर बताऊंगा। अदर इंफॉर्मेशन भी, पर अदर इंफॉर्मेशन लिस्टेड और उसमें नहीं पब्लिक में आ जाती है। सही है, आगे सुने वापस जल्दी से, पर डेफिनेटली पब्लिक होगी तो लिस्टेड भी होगी, वो अपनी जगह। इधर सुनो वापस से प्लीज फोकस। मैं अगर ये कहूं कि भाई यहाँ पे मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बता रहा हूँ, एक मिनट देखे बगैर अपने दिमाग को थोड़ा चलाते हैं। इधर देखो सब, बाबू क्या टेंशन ले रहा है, इधर तो मेरे घर पे लगाना। अच्छा जल्दी इधर, अच्छा मजाक कर रहा हूँ जानी। इधर मुझे एक बात बताओ जल्दी से, एक एक करके प्लीज, हम दिमाग लगाते हैं, एक एक करके पूछते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट से देखना नहीं, अपने दिमाग से ऑडिटर की जिम्मेदारियां। राफे पहली, रीजनेबल एश्योरेंस देना है। अनीक देख ले बंगी लिखा हुआ, हाँ भाई चलो मैं कहता हूँ मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस देना। ऐसे ही ऐसे फिर मैं बताऊंगा रीजनेबल क्या है, मटेरियल के बारे में बताना, प्रोफेशनल जजमेंट है। अच्छा सुनो एक एक करके, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग, आके उसके ओपिनियन दूंगा। अच्छा एक और चीज, क्या ये बताऊंगा मैं कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगा एप्रोप्रिएटली। वेरी गुड। फिर मैं अमंग अदर मैटर्स दोस्त शाह विद गवर्नेंस को कुछ मैटर्स बताऊंगा इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल। देखो ऊपर बताया कि इंटरनल कंट्रोल को मैं समझता हूँ ना कि इसलिए कि उसके ओपिनियन दूं, हो सकता है कि उसमें डेफिशिएंसी आए तो क्या करूं, बता दूं। और एक स्टेटमेंट दूंगा कि मैंने पूरे ऑडिट के दौरान मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्या रहा हूँ, इंडिपेंडेंट। और मेरी एक और जिम्मेदारी बनती थी अगर तो लिस्टेड कंपनी है कि कौन सा मैटर, की ऑडिट मैटर बताना जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट थे ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ दिस कंपनी फॉर द करंट पीरियड। ऐसा ही है। चलें जी, ये तो बात हो गई क्लियर। हमने कहा सर कुल मिला के अब ये समझो कि इस
ऑडिटर रिपोर्ट की अंदर इस पैराग्राफ की लोकेशन क्या होगी, जरा बात समझें। वो कह रहे तरीके क्या हैं, विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये है कि हेडिंग जो चलती आ रही है इसकी भी हेडिंग डालें, इसकी भी हेडिंग डालें और नीचे ये सारी चीजें बयान करते हैं। पर वो कहता है बाज औकात इसमें लंबी होती है, बाज औकात इसमें लंबी होती है। दूसरा आपके पास तरीका ये है, डिफाइन ऑडिट, ये जो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको अनेक्जर में बताता है। एग्जाम्पल सुने, अनेक्जर। भाई मैंने कहा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की पैराग्राफ की हेडिंग डाली और उसके नीचे लिख दिया रेफर अनेक्जर ए, यानी पीछे कागज लगा के दे दिया अलग से रिपोर्ट खत्म होने के बाद। अगर आपको देखनी है तो अलग से वहां पे जाके देख लो। अच्छा ये क्यों ऑप्शन दिया मैं तुम्हें बता देता हूँ, प्लीज सुनिएगा जरा, सबसे रिक्वेस्ट है। इसको इसलिए हमने अनेक्जर में डालने की इजाजत दी गई क्योंकि ऑडिटर की जिम्मेदारियां यूजुअली एंगेजमेंट लेटर में भी होती हैं। पहले ही हम डॉक्यूमेंट कर चुके होते हैं पर ये वापस से हम बता रहे होते हैं, बट ये कम्युनिकेशन किससे हो रही है, शेयर होल्डर से। तो बताना तो लाजमी है पर हम चाहें तो उसको कहाँ दे सकते हैं, अनेक्जर में। अच्छा तो ऑडिटर की जिम्मेदारियां बताने के रिपोर्ट में कितने तरीके हो गए अब तक, दो। या तो रिपोर्ट में सीधा सीधा बता दो, या तो एंड में अनेक्जर के तौर पे हेडिंग डालो, हेडिंग के नीचे लिख दो रेफर अनेक्जर। अगर देखिए तो वहां जाके बोल दो, वरना कोई नीड नहीं है। बात क्लियर है। तीसरी चीज, अगर रेगुलेटर है, प्लीज समझिएगा, अगर आपका कोई रेगुलेटर है और उस रेगुलेटर में आपकी जिम्मेदारियां बताई हुई हैं तो उसकी वेबसाइट पे भी पब्लिश हुई हुई होंगी, वहां का लिंक दे दो, बोले भाई वहां जाके देख लो। यहाँ पे हम रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो यहाँ पे हम खाली उसका लिंक दे देंगे, अगर देखना हो तो वो लिंक जाके पंच करेगा, वो खुद जाके वहां पे देख लेगा। कितने तरीके हो गए प्रेजेंट करने के, तीन। पहला विद इन दी बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा अनेक्जर में, तीसरा लिंक दे देंगे। चलें जी, वो ये भी है भाई वही सेम लिंक। अच्छा पर शर्त ये है, लिंक देने की शर्त ये है कि ऑडिटर जिम्मेदारियां क्या हो, सेम हो। बात क्लियर है। सेम का क्या मतलब है, जो रेगुलेटर ने जिम्मेदारियां बताई हैं और जो आयजा ने बताई हैं दोनों क्या हो। अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर एक ऑप्शन दे रहा हूँ। लेट से रेगुलेटर ने आयजा वाली 10 बताई हैं, आयजा के अंदर 12 हैं, दो डिफाइन करके बाकी सबका क्या दे दोगे, लिंक दे दोगे। बात क्लियर है। यानी कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, उसके उसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। आयजा की वेबसाइट की लिंक दे दें हैं। ये कह रहा है कि सर जिस आयजा से आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, शेयर होल्डर को बोलो आयजा जाके पढ़ लो। नहीं ऐसा नहीं है, सही है। ये उसके अलावा ऑप्शन है। अब्दुल कादिर क्या कह रहे हो, नहीं आयजा तो अडॉप्ट की हुई है, तो ऐसे तो रिपोर्ट ही नहीं, तो बोलो आयजा में पढ़िए जाके रीड कर ले। तो ये तो तुम बोलोगे भाई आयजा में रिपोर्ट है, एक लाइन लिख के दे प्लीज रेफर आयजा। अब शेयर होल्डर सारे एजीएम में घुमा रहे हैं, अच्छा भाई इस हिसाब से ये ओपिनियन बनता पढ़ना चल रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, ये सिर्फ इजाजत किसके लिए दी गई है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्लियर है। चलो जी, 10 जिम्मेदारियां हो गई, यानी 10 कंटेंट्स हो गए। आज कंटेंट खत्म होना है, अगली अगली क्लास से प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। कल जो क्लास है हमारी, सॉरी नहीं है इधर, पहले ये सुन लो पहले से। अच्छा भाई, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, या प्लीज बात समझना, इधर देखो सब प्लीज। मुझे आयजा ये कह रहा है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, तो उसको किस ओपिनियन के पैराग्राफ में बताया, ओपिनियन के पैराग्राफ में। जरा बात समझने तो ट्रिकी बात है। मुझे आयजा कह रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है तो आप कौन से पैराग्राफ में दोगे, ओपिनियन के पैराग्राफ में। पर हुआ कुछ यूं, ये समझना, ये बड़ी अच्छी बात है, तो मैं पिक होनी चाहिए। हुआ कुछ यूं कि एसईसीपी ने, किसी ने कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ का पेपर दिया है, चलो वेरी गुड। कंपनी लॉ के पेपर में या कंपनीज एक्ट 2017 में कंपनी को ये कहा गया है कि आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉपर हर एक का हिसाब किताब अलग अलग रखेंगे। दूसरा, कंपनीज एक्ट में कंपनीज को यह कहा गया है
कि आप जितने भी एक्सपेंडिचर करेंगे सिर्फ कंपनी के पर्पस के लिए करेंगे। मुझे तुम एक बात देख के बताओ, क्या ओपिनियन में हमने ये बताया था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है? हमने कोई ऐसी बात कही थी कि कंपनी के पैसे कंपनी के लिए ही खर्च हुए? क्या हमने ऐसी बात कही थी कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं? लेट्स से मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सेल्स रजिस्टर या इन्वेंट्री का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम का एक रिपोर्ट बनी होनी चाहिए, जिसमें इन्वेंट्री इन आउट, एवरेज कॉस्ट, क्लोजिंग सब प्रॉपर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर मैं ये कहूँ, क्या ऐसा हो सकता है, तुम लोग मुझे जवाब दोगे, क्या ऐसा हो सकता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बने हुए हो पर अकाउंटिंग सही हुई भी हो सकता है? मैं कह रहा हूँ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बने हुए हो बट अकाउंटिंग सही हुई हो। दिस इज पॉसिबल भाई। ऑनलाइन वालों ऐसा है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बने हुए हो बट अकाउंटिंग सही हुई हो। कैसे भाई? एग्जांपल है, अब जैसे तुम में से हर बच्चे की राइटिंग तो अच्छी नहीं होगी ना, तो इसका क्या मतलब है उसको पढ़ना नहीं आता? आता है, उसको लॉजिक होंगी अपने पास, उसकी राइटिंग अपने हिसाब से है। तो मैं कह रहा हूँ उसकी प्रॉपर बुक्स नहीं बनी हुई पर उसका जो हालात है वो सही है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उससे ओपिनियन पे इफेक्ट नहीं आता, उससे ओपिनियन तो सही है बट एसईसीपी को ये चाहिए था कि हर कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, क्योंकि कभी भी रेगुलेटर जाके ऑडिट करे तो उसको दुश्वारी पेश ना आए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो एसईसीपी को क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हर कंपनी को जाके चेक करे कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए या नहीं बने हुए? फिर ये जिम्मेदारी किसकी लगा दी? ऑडिटर को बोला जहां भाई तुम इतने मुशक्कतें और मेहनत कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, तुम हमारे लिए भी एक काम करो। एफएस पे ओपिनियन दे रहे हो, कुछ चीजों पे हमारे लिए भी रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट के अंदर ही रिपोर्ट दे दो। रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यानी मेरा रेगुलेटर मुझे ये कह रहा है, मेरा रेगुलेटर मुझे ये कह रहा है कि कुछ बातें मैं कह रहा हूं इसको भी चेक कर लेना। यानी तो क्या एफएस चेक नहीं करूंगा? वो अपनी जगह, ये एडिशनल है। वेरी गुड, ये एडिशनल है। बात क्लियर है? अच्छा भाई, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फिजिकली 10 ईयर, वेरी गुड, ऐसा ही है। आगे सुने, हम क्या लिखेंगे पता है? वी फर्दर रिपोर्ट दैट, वी फर्दर रिपोर्ट क्यों कह रहा हूँ? एक और ओपिनियन दे रहे हैं, ऊपर ओपिनियन। अच्छा, क्या इससे तुम लोग बताओगे, क्या इससे मेरा ऊपर का ओपिनियन खराब हो गया? मेरा एफएस का ओपिनियन बिल्कुल सही है। सही है जी, वेरी गुड। आगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि लेट से किसी भी कंपनी को 10 साल अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तुम ऑडिट करने गए, तुम्हें पता लगा 6 सालों में जला के फेंक दिए हैं। हो सकता है अभी फॉर्म हुई हो 10 साल पूरे नहीं बोल रहा हूँ, जला के फेंक दिए हैं। वो किसने जलाया होंगे 4 साल पहले? इधर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज प्लीज सुने, जो पिछले सालों के अकाउंट उसने वाइप ऑफ कर दिए, गलती से ही कर दिए, तो क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए? तो क्या यहाँ पे बोलूं? तो क्या हम ये लिखेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन, हैव नॉट बीन केप्ट? क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ओपिनियन यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा, क्या एफएस पे या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे? अच्छा, मैं अब जब सिनेरियो कराऊंगा तो जलील भी करूंगा। जरा एक बात सुन लो, एग्जांपल दे रहा हूँ। वो आपको ये कहेगा कि ऑडिट के दौरान एक फैक्ट्री के इन्वेंट्री रिकॉर्ड में आग लग गई, पूरी इन्वेंट्री उसने तुम्हें कहीं कर करा के मैनेज करा दी, पर उसने वापस से वो प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाए। सही है? क्या आपकी ऑडिट रिपोर्ट का आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा? क्यों? आप बोलोगे कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल सही है, पर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। इसका लिखने का तरीका ये होगा, ऑल्दो द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट बाय द कंपनी, सही है, बट वी आर एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ड्यू टू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन टू एन फेयर व्यू। हाउएवर वी विल रिपोर्ट दिस मैटर इन दिस सेक्शन जिसका नाम क्या है, रिपोर्ट ऑन other regulated matters, and there we will explain that proper books of accounts have not been kept by the company। यानी ये पूरा सिनेरियो बना के उसको देना है
कि भाई ये हालात वाकयात थे, देखो सिचुएशन सवाल से उठानी है, आपने बोला इस सिचुएशन से मेरे ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट हाउएवर मैं पैराग्राफ के अंदर ये बताऊंगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं थे। पहले तो बात क्लियर है? नहीं, ओपिनियन वाले में नहीं, ये आप आंसर दे रहे हो। लेट से तुम्हें तभी तो सीख रहे हैं ना, मुझे तो ड्राफ्टिंग सिखाई भी नहीं है। तुम लेट से मैनेजर हो और ये पार्टनर है फर्म का, ये तुमसे पूछा भाई यार एक बात बताओ, इसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जल गए। अगर मतलब एक इन्वेंट्री वेयरहाउस है, एक वेयरहाउस है, उसकी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड जल गए, पर मैनेजमेंट ने तुम्हें क्या किया, एक एक रसीद निकलवा के क्या किया, मैच करवा दिया। क्या तुम लोगों ने ऑडिट कर लिया? यस, ऑडिट कर लिया। तो ये तुमसे पूछ रहा है इज आवर ओपिनियन मॉडिफाइड? नो, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड? तुम उसको बोलोगे बिकॉज सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन टू एन फेयर व्यू, बट हाउएवर वी विल रिपोर्ट दिस मैटर in the paragraph named report on other regulatory requirements, and there we will explain that proper books of account। देखो सीखेंगे, अभी तो शुरुआत की है ड्राफ्टिंग की। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई आपने लिखना वो है जो आप किसी को जैसे बोल के बताते हैं, और सवाल ये कि सही बोल के बताते हैं, मसला ये है। सही है, तो खैर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना भी सीखना है भाई। ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो। अच्छा ये अब्दुल कादिर कह रहे हैं क्या सर ये रिक्वायरमेंट सिर्फ पाकिस्तान की है? हाँ, क्या रिक्वायरमेंट से पाकिस्तान की है? अरे यार फिर बंड मार दिया। कंपनीज एक्ट की लोकल रिक्वायरमेंट है। ये जो ये वाला पैराग्राफ है ना, प्लीज सुनिएगा। ये जो रिपोर्ट ऑन, प्लीज सुनिएगा, ये जो रिपोर्ट ऑन अदर, ये जो रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स का पैरा है ना, ये आयजा ने ही ऑप्शन दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑडिटर्स को कि अगर आपका रेगुलेटर आपको कुछ और मस्ती करने को कहता है ना तो यहाँ करना, एफएस वाली चीज है वहां करना वापस। आयजा ने एक ऑप्शन दिया, एक विंडो दी है, किसके लिए? रेगुलेटर की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। ओपिनियन के जो भी मसले हैं वो वही होंगे, अगर कुछ एडिशनल है तो वो यहाँ होंगे। तभी तो उसका नाम क्या है, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमारी तरह बाकी सबकी सेम है? सबकी अलग होंगी, सबकी अलग होंगी। तो अगर हम दुबई में हैं तो दुबई के हिसाब से, ये ऑप्शन नहीं है। लॉ की रिक्वायरमेंट तो मतलब वो तो लाजिम है ही। गलत कह रहा है, मैं कह रहा हूँ आयजा ने आपको एक विंडो दे दी है कि अगर रेगुलेटर कुछ कहता है तो ये करना, अगर रेगुलेटर कहता है तो कंपलसरी है, तो कुछ नहीं कहता तो ऑप्शनल है। सही है, ऑप्शनल क्यों? ऑप्शनल भी नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। क्लियर है जी? तो इससे रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। रिपोर्ट क्वालिफाई, रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगा, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। अभी मैंने बताया ना इससे। अच्छा मुझे ऑनलाइन वाले एक बात बताओ, उबैद क्या कह रहे हो, जल्दी मुझे बताओ। हाँ उबैद, क्या नहीं समझ आया इसमें जानी? उबैद बता दे यार, तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा अब्दुल कादिर बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा भाई वापस से इधर, जल्दी से फोकस के साथ, यानी यार तू बातें नहीं करना, इधर देख ले जल्दी। भाई मैंने ये कहा कि हमने 10 की 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमने पूरी एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट को देखा, जिसमें हमने देखा ऑडिटर की रिपोर्ट का टाइटल आ गया, एड्रेसी आ गया, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर के बाद हमारा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न हो गया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर क्या आइजा की रिक्वायरमेंट है या लोकल लॉ की? लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट किसकी है? लोकल लॉ की। आइजा ने जब आपको ऑप्शन दिया, अगर लोकल लॉ कुछ कहता है तो उसको भी रिपोर्ट करता था। बात क्लियर है? पहली रिक्वायरमेंट क्या है एससीसीपी की? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017। दूसरा वो कहता है कि भाई आप ये बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पीएनएल, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर एनपीओ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो टुगेदर विद उसके नोट्स
आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स एंड रिटर्न्स है। देखो क्या ऐसा हो सकता है, सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने फाइनेंशियल बना दिए, सही है, फाइनेंशियल सही है, तो उसने वेरीफाई भी करा दिए, पर जो उसके रिकॉर्ड्स हैं बैकएंड पे वो उससे मैच नहीं कर रहे। तो फिर लोकल लॉ ने ये कहा कि आप ये भी बताएं कि कहीं ऐसा सीन तो नहीं है कि फाइनेंशियल सही है, रिकॉर्ड बोल रहे हैं बाद में सही कर लेंगे। तो एक कंपनी के लिए ये बड़ा हार्ड हो जाता है मैनेज करना कि बैकएंड पे रिकॉर्ड सही ना हो और फाइनेंशियल सही हो। तो ऐसे तो आगे जाते जाते ये चीजें क्या होती रहेंगी, जमा होती रहेंगी, एरर्स के चांसेस क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। तो SECP ने ये कहा, देखो सबसे पहले कंट्रोल कैसा लगाया, उसको पता है कि ऑडिटर हर जगह जाके ऑडिट कर रहा है, तो उसके लिए सबसे आसान चीज क्या थी कि जिम्मेदारी किसको दे दे, ऑडिटर को। जैसे ही बच्चों ये जिम्मेदारी ऑडिटर पे लगा दी, तो ऑडिटर को ये भी कहा गया कि आप देखो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए। दूसरी जिम्मेदारी, जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए, देखो क्या उसी से ही फाइनेंशियल बनते हैं या नहीं बनते। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, फाइनेंशियल। अच्छे से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा सेल्स लेजर है, इसमें सारी सेल्स बुक होती है, इसमें बंदे का नाम आ रहा है, बंदे की इनवॉइस आ रही है, क्या मैं कह रहा हूँ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। यस, मैं कह रहा हूँ इसी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या बनना चाहिए, PNL। वो भी यही कह रहा है, वो कह रहा है देखो कि आर इन एग्रीमेंट विद द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, यानी जो मेरे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने ऊपर चेक किए, आपके FS भी इससे बने हुए या नहीं बने हुए। ऐसा तो नहीं है अकाउंट्स कुछ और कह रहे हैं पीछे और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और कह रहे हैं। तो आपकी जो बुक बिल्डिंग है, जो आपकी बुक्स हैं पीछे, वो आपके FS से क्या करनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। बात क्लियर ऑनलाइन तो जल्दी बता दो। अच्छा, जहीर का एक सवाल है, सर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नेचर ऑफ कंपनी वाइज भी वेरी करेगी। अच्छा इधर सुनो, इधर प्लीज, इधर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हर कंपनी के लिए क्या है, सेम है। क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंश्योरेंस कंपनी नहीं बनाती, बैंकिंग कंपनी नहीं बनाती, तो ये तो हर एक के लिए सेम है ना जहीर, किसके लिए क्यों चेंज होगी। अच्छा एक और चीज देखो, ये इन्वेस्टमेंट मेड एक्सपेंडिचर इंकर्ड एंड गारंटी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वर फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज बिजनेस। ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी का पैसा है वो कंपनी पे नहीं, कंपनी के डायरेक्टर अपने ऊपर लगा रहे हैं, नहीं है ये बात समझ। देखो अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक इंटरटेनमेंट एक्सपेंस आ रहा है, तो वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कंपनी का एक्सपेंस होने से चाय पानी पत्ती चीनी के पैसे, अब वो जाके थाईलैंड घूम के आ रहा है डायरेक्टर, वो बोल रहा है मेरा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, तो ये कौन सी एंटरटेनमेंट है भाई, जो अपने ऊपर लगा रहा है। तो वो कंपनी के पैसे हैं, कंपनी की जात पे खर्च होने चाहिए, किसी और के ऊपर खर्च होने। वो कह रहा है बेटा अगर ऐसी कोई चीज पता लगी है ना, तो ओपिनियन ओपिनियन को मॉडिफाई करते रहना, यहाँ भी बताना। बात क्लियर है, चलिए जी। फिर वो कहता यह है, बाज औकात आपको पैसे पे करते हुए जक़ात को क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जक़ात एट द सोर्स अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज deducted by the company and deposited in the central zakat fund established under section 7 of that ordinance। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, सुने इधर, अगर ऐसा हो कि कंपनी को जक़ात डिडक्ट करनी ही नहीं थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो जक़ात वाज डिडक्टेबल एट सोर्स, therefore nothing has been deposited in central zakat fund। देखो दो चीज है ना, या तो जक़ात डिडक्ट करनी होगी या तो नहीं करनी होगी। भाई करनी होगी तो बताना है कि की और जमा कराई, अगर नहीं करनी होगी तो बोलेंगे नहीं करनी थी तो जमा भी नहीं करवाई, फैक्ट बताना है यहाँ पे। बात क्लियर है। अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल अच्छा आया, क्या सर ये हमें याद करना है, बेटा अच्छी बात है अगर याद कर लो। रीजन इसी में जो आपके पास जो सिनेरियोज आएंगे ना, इसी को आपको रिप्रोड्यूस करना होगा, तो अगर अंग्रेजी के अल्फाज भेजे में होंगे तो लिख अच्छा पाओगे। सही है जी, जी कुछ पूछ रहे हो यानी। देखो अगर इसमें कोई मसला आता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं बने हुए, मैच नहीं है, तो वैसे भी ओपिनियन का मसला आ जाता है। तो वो बोल रहा वहां तो बताओगे यहाँ पे अलग से बताना। क्लियर है, पक्का। अच्छा, और ये वाला ऐसा मसला है, ये वाला ज़कात वाला, जिसका इंडिविजुअलिटी में मसला है, हो सकता है कि ओपिनियन मॉडिफाई
ना भाई ज़कात डिडक्ट करनी थी, इममटीरियल ज़कात थी, खैर हो गया, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुआ, बट यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या पता है, ज़कात वाज डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड। यहाँ पे हम ऐसे सीपी को बता देंगे, दैट्स इट, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर मटेरियल होती तो फिर वो एफएस के लिए मटेरियल हो गई, अगर एफएस के लिए मटेरियल होगी तो कहाँ जाएगी, ओपिनियन में, तो वो ऊपर ही डील हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा सिंपल यूं समझो, आप प्लीज सुनिएगा इधर प्लीज, यानी सिंपल यूं समझो कि ये चार की चार रिक्वायरमेंट्स आप पे किसने लागू की है, रेगुलेटर ने, एससीसीपी ने। ऑडिट अपनी जगह चलेगा, ये चार चीजें और बता देना, दैट्स इट। क्लियर है? अच्छा एक चीज कंप्लीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, अल्लाह की कसम इधर। अच्छा इधर सुनो, मुझे एक सवाल आया, प्लीज यार ये नहीं करो, खत्म करने दो मुझे, 5 मिनट इधर सुनो। मुनीब अहमद का एक सवाल है, मुनीब अहमद का एक सवाल है प्लीज। सवाल ये कि सर अगर एक्सपेंसेस पर्सनल यूज के लिए इंकर किए गए हों तो क्या ये भी मिस स्टेटमेंट है? यस, पहले सुनो, क्या ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं है? आपकी कंपनी का एक्सपेंस ही नहीं आपने दिखाया हुआ होगा, दिस इज टेक्निकली फ्रॉड, दिस इज टेक्निकली फ्रॉड। तो मुझे एक बात बताओ, इसका तो फिर अगर ये मटेरियल है तो इसका फिर ओपिनियन में मसला आ जाएगा, तो ओपिनियन में तो बताओगे यहाँ भी बताएं। सही है? देखो मैं कह रहा हूँ कि आप सिंपल रखें, देखो सिंपल रखो ना, अपने 1 मिनट कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, सिंपल। मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आप ऑडिट करें, ऑडिट के जो जो मसले हैं वो ऊपर सुलझाएं। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो ओपिनियन क्या करना, मॉडिफाई कर देना। कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी का मसला है तो वहां बता देना, कुछ एम्फेसाइज करना है तो वहां बता देना, कुछ की ऑडिट मैटर है वहां बता देना। मैं कह रहा हूँ सब कर कराने के बाद ये चार मसलों को देख लेना, इन चार में से कोई दिखता है तो वो अलग से बता देना। हो सकता है कि ये मसला ऑलरेडी ऊपर ओपिनियन में बता के आ चुकी हो, यहाँ पे रिपीटेशन होने दो, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल नहीं बताते, यहाँ पे सिर्फ इसमें से बताते हैं यस और नो का मसला, कि ज़कात डिडक्टेबल थी, हुई या नहीं हुई। यहाँ पे नेचर वेचर नहीं बतानी, सीधा सीधा बताना है। यहाँ पे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट जो है ये एक्सपेंसेस है कंपनी के, पर्सनल कंपनी की जात पे खर्च नहीं हुए, पर्सनल खर्च हो गए, तो आपने ये बता के खत्म कर देना यहाँ पे, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी ऊपर बयान कर चुके हो। बात क्लियर है? यानी अच्छा उबैद कह रहे हैं, सुनिएगा, इफ मैनेजमेंट कंसील द फैक्ट्स कमिटिंग फ्रॉड, यार ये सुनना भाई, इसका सवाल आया है, किसने पूरी इंग्लिश में लिखा है। If management conceal the facts committing the fraud and auditor fails to find that book of accounts are not in conformity with the financial statement। अच्छा भाई तो सुनो यार, ये सवाल इन्होंने ये कहा कि भाई एक फैक्ट, तुमने सवाल ही बेवकूफाना पूछा, यानी सुनो इधर, नहीं एक सुन लो पहली बार यार, एक बात, ये सवाल है क्लियरिटी कर लो। देखो यार थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है भाई। वो कह रहा है कि भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये एफएस है, ये बोल रहा है मैनेजमेंट ने आपसे छुपाया कि ये इससे मैच नहीं कर रहे। अबे तो भाई ये कैसे हो सकता है कि तुमसे छुपा ले, तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम उससे, तुम मुझे बताओ तुम सेल्स कहाँ से वेरीफाई करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट से। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमसे छुपा ले, क्या तुम्हें ये दिखा के पीछे कर लेगा, नहीं दिखा रहा, मतलब ये क्या बात हुई यार उबैद मेरी जान, मतलब ये तो देख ले। वो बोल रहे ऑडिटर, वो मैनेजमेंट कंसील द फैक्ट, भाई मैनेजमेंट कंसील कर सकती है फ्रॉड, मैनेजमेंट छुपा सकती है गोइंग कंसर्न के मसले, मैनेजमेंट ये चीजें छुपा सकती है। वो बोल रहा है कि भाई इसने बुक से छुपा दी है, तो भाई ये तो सीधी स्कोप लिमिटेशन है। आप मुझे एक बात बताओ, स्कोप लिमिटेशन है तो फिर ऑडिट नहीं करेंगे, ऑडिट नहीं, चलो कर भी लिया तो ओपिनियन क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो भाई फिर ओपिनियन मॉडिफाई हो गया ना, यहाँ पे भी आके बता देना कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली बनाई हुई नहीं है, और नहीं बनाई हुई तो इन कंफर्मिटी भी नहीं है। भाई उबैद ये बात क्लियर हो गई यार, दो चीजें बाकी। सही है, चलो जी भाई, अभी एक तो तुम लोग यार अजीब भंगी हो, 11 हुए हैं, 2 और बाकी हैं। चलो ओके, अगली क्लास में कराऊंगा, जाओ मजे आओ।